नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रवि शेखर। बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। देश भर में 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू हो गए। देश में लागू हुए तीनों कानून को लेकर अलीगढ़ जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं ने अपनी राय रखी। अपनी राय रखते हुए किसी ने इस कानून को सराहा तो वहीं किसी ने इस कानून की निंदा की। अधिवक्ताओं ने बातचीत के दौरान कहा कि ये कानून बिल्कुल बेकार है और अधिवक्ताओं ने इसका विरोध किया, तो दूसरी ओर कुछ अधिवक्ताओं ने इसकी जमकर सराहना करते हुए समर्थन किया और कहा कि यह कानून अधिवक्ता वर्ग और आम जन के लिए बेहद लाभदायक होंगे। इस दौरान अलीगढ़ के पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष इस कानून का विरोध करते हुए अधिवक्ताओं से बातचीत करने के बाद ऊपर तक जाने की बात कही है। तक लागू थे और यहाँ पर ब्रिटिश राज ये समझता था कि हम लोग गुलाम हैं और गुलामी के कानूनों की और जंजीरों को तोड़कर आज हम नए कानूनों की तरफ बढ़ गए हैं और 1 जुलाई से आज जो कानून प्रभावी रूप से लागू हो गए हैं और जनमानस के लिए वो लाभकारी होंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हमारे लिए न्याय प्रणाली बहुत आसान हो जाएगी और सजा प्रणाली बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी। लोगों को जनमानस का विश्वास इस कानून पर है और जनमानस को ये पता है कि हम ब्रिटिश राज के कानूनों में जी रहे थे, आज हमें नए कानूनों का जो लाभ मिलेगा। जनमानस जो न्याय के लिए भटकते थे इधर उधर, उनको अब भटकना नहीं पड़ेगा। वो हालांकि ऐसा जरूर है कि अधिवक्ता जितने भी थे उन लोगों को परेशानियां आएंगी, नए अधिवक्ताओं को भी, पुराने अधिवक्ताओं को, और इस तरह की परेशानियां आएंगी कि उनको पढ़ने में समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि गहनता से हमें इनको पढ़ना पड़ता है। आज भी जब हम पुराने कानूनों को नहीं पढ़ पाते, समझ नहीं पाते, उनमें भी समस्याएं आती हैं। पुलिस गलत धाराएं लगा के लोगों को जेल भेज देती है, बाद में उन धाराओं को परिवर्तन कराया जाता है, बहुत समय लगता है इन सब सारे कामों कराने के लिए और आम जनता को भटकना पड़ता है। यानी आज हम ये देखेंगे कि आज हम जो नई धाराएं लोगों पर लगेंगी तो उन धाराओं के बारे में पहले पुलिस को ज्ञान करना पड़ेगा, पुलिस को ही पढ़ना पड़ेगा, वकीलों को भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और दोनों को पढ़ने के बाद ये देखा जाएगा कि हम नए कानूनों का लाभ हर। आज 1 जुलाई 2024 को एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि हमारे देश में नई न्याय संहिता, नई सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा और इन दोनों के नुकसान और फ़ायदे अपनी अपनी जगह हैं। अगर मैं फ़ायदे के तौर पर देखूं तो ये है कि एक औपनिवेशिक जो कानून था आज उसका एक अंत होगा, नए कानून लागू होंगे। अपने देश में अपने देश की जो आज की आवश्यकताओं को देखते हुए बनाए गए हैं वो कानून हैं जो आज की ज़रूरतों के अनुरूप हैं। जो न्याय प्रणाली में संशोधन की आवश्यकता थी वो कराया गया है उसमें संशोधन, और वो कानून कहीं ना कहीं आगे आने वाले समाज के लिए बहुत एक मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। और नुकसान की अगर बात करी जाए तो यहाँ मैं कहूँगा कि एज अधिवक्ता सबसे बड़ी एक समस्या ये है कि भाई अधिवक्ताओं के लिए कहीं भी कोई सुविधा ऐसी नहीं है कि भाई हर तरीके का अधिवक्ता आता है, यहाँ युवा भी है, पैसे का भी अभाव है, तो इतनी किताबें नई नई जो है संसाधन उनके पास नहीं है तो अप टू डेट वो जल्दी हो जाए उन चीज़ों से। वहीं रायबरेली के डी थाने में भारतीय न्याय संहिता की पहली एफआईआर दर्ज हुई। भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धारा में मामला दर्ज हुआ है। एफआईआर करने वाली पीड़िता काजल यादव सादीपुर कोटवा की रहने वाली है। पीड़िता ने मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज करवाई है। उधर रायबरेली में एक पति ने 2 बच्चों के साथ बिस्तर पर लेटी अपनी पत्नी को केमिकल डालकर जला दिया, जिसके बाद गंभीर हालत में महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र के ओवाना सदरा गांव का है, जहां रामलोचन पटेल ने बिस्तर पर लेटी अपनी पत्नी कविता को केमिकल डालकर जला दिया। महिला की सूचना पर पहुंचे पिता देव कुमार अपनी बेटी को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, लेकिन वहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया। पीड़ित पिता ने अपने दामाद रामलोचन पटेल सहित ससुराल पक्ष के 4 लोगों को नामजद करते हुए थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हमारी बेटी को जो है जला दिया गया। किसने जलाया है? उनके हस्बैंड ने और देवर ने। ऐसी पता नहीं कौन सी चीज़ डाली थी, वो लेटी थी दिन में, खेत से आई थी, लेटी थी अपने 2 बच्चों को लेके, और कुछ ऐसी चीज़ उसके ऊपर डाली गई कि उसके शरीर में जलन हुई और वो जाके टंकी में बैठ गई पानी। कहाँ शादी हुई है आपकी बेटी की? गाँव सदरा सलोन। पुलिस में सूचना दे दिया है? जी सूचना दिए थे, लेकिन वहाँ हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी बेटी से लड़ाई हुई थी और उसके बाद में पहले देवर से लड़ाई हुई थी तो सुलह होने के लिए बोल रहे थे। हम बोले जब तक पापा नहीं आएंगे हम सुलह नहीं होंगे। तो बस इसके लिए हमारे पति, जेठान, देवर
हाँ, सब लोग मिलकर जला दिए। सर मारपीट तो हुई थी, शाम को भी लेकर जब गए थे बृहस्पति। रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र के गोकलपुर गांव में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक मासूम बच्ची झुलस गई। 12 साल की रचना खेत गई हुई थी, तभी वहां पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मासूम बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई। स्थानीय लोगों की मदद से परिजनों द्वारा घायल बच्ची को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। एक रचना नाम की लड़की को लाया गया था जिसकी उम्र करीब 12 साल की थी। बाकी उसके दाहिने साइड में हाथों में पैरों में बर्न इंजरी था। अटेंडेंट द्वारा पता करने में पता चला कि इलेक्ट्रिक बर्न इंजरी है और कहीं बाहर खेत में गई थी जो इलेक्ट्रिक के संपर्क में आने से बर्न इंजरी आ गई थी जिसको से जल गई थी। ये तो जांच का विषय कैसे संपर्क में आई। बाकी ये गोकुलपुर की रहने वाली थाना मिल एरिया में पड़ता है और जिला रायबरेली की रहने वाली बच्ची उसको। आज के आधुनिक युग में जहां लोग एक दूसरे से बिना मतलब बातचीत करना तक पसंद नहीं करते, ऐसे वक्त में यह युवक समाज सेवा करने के लिए मुफ्त में कफन बांट रहा है, जिससे असहाय और लावारिस शवों को जिंदगी के बाद भी सम्मान मिल सके। यह जज्बा उसे कोरोना काल से मिला, जहां अपने ही लोग अपनों के लिए बेगाने हो गए थे। युवक के द्वारा बताया गया कि कोरोना काल में बहुत से शव ऐसे देखे गए जिनसे खून टपकता था, लेकिन उनको कफन तक नसीब नहीं हुआ था। कोरोना काल से ही उन लवारिस शवों से सबक लेते हुए इस युवक के द्वारा लवारिस शवों को कफन मुहैया कराने का निर्णय लिया, जिससे कोई भी शव बिना कफन के सुपुर्दे खाक या चीता तक ना पहुंचे। उस दिन से आज तक लगातार लोगों को मुफ्त में कफन मुहैया कराया जा रहा है। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र के रहने वाले मुकेश कश्यप कचौड़ी का ठेला लगाते हैं और हर रोज की कमाई से 100 रुपये निकाल कर वह कफन के लिए रखते हैं। जी ये ऐसा है, जब मैं छोटी मोटी संस्थाओं से जुड़ा हुआ था और जो सेवा का काम करती हैं समाज का, उसी आधार से मैंने ये देखा कि कुछ बॉडियों में ब्लड टपकता हुआ आता है, तो उसको ही देखते हुए मैंने ये काम शुरू किया और मैं जो है कपड़ा और पिन्नी यानी आखिरी कफन में देता चला रहा हूँ और इसका कोई पैसा नहीं लेता मैं किसी पुलिस से। आपके ये कैसे कब से कर रहे हैं? मैं करीबन। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के पलेरा कृषि बीज वितरण केंद्र पर कर्मचारियों के द्वारा जमकर मनमानी की जा रही है। जो किसान सुबह से पहुंचे हैं उनको बीज नहीं दिया जा रहा और जो किसान सिस्टम में हैं उनको पहले बीज दिया जा रहा है, जिसको लेकर किसानों ने नाराजगी जाहिर की है और कहा कि किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि यहां पर पदस्थ कर्मचारियों के द्वारा किसानों को समय पर बीज नहीं दिया जा रहा। किसान घनश्याम दास सेन ने बताया कि वह सुबह 10 बजे से कार्यालय में बीज के लिए आए थे, लेकिन उन्हें बीज नहीं दिया गया। उसके बाद आए कई किसानों को बीज दे दिया गया। उसने कहा कि हम किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और यह कर्मचारी भी निरंतर अपनी मनमानी करते हैं और मन चाहे और सिस्टम में रहने वाले किसानों को बीज दे रहे हैं, जिससे किसानों ने कर्मचारियों के प्रति नाराजगी जाहिर की है। आए सुबह 1 बजे के बाद आना, अभी आए सुबह कितने बजे आए थे? सभी आ गए जब 10 साढ़े 10 बजे। आपको बीज नहीं मिला? हाँ। आपके बाद में जो लोग आए उनको बीज दिया? उनको बीज मिला है। अच्छा, आपको बीज नहीं दिया? बीज नहीं मिला है। भेदभाव कर रहा है किसानों के साथ? बीज नहीं कह सकते कि भेदभाव करने का क्या करते, जब मिल दूसरे का मिल जाओ हमें बीज ही भाव है। उधर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के चिटोरा गांव के पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सनराइजर पावर सोलर प्लांट द्वारा बड़े क्षेत्र में सोलर ऊर्जा प्लांट लगाया गया है, लेकिन किसानों की जमीनों पर बिना अनुमति के इस सोलर प्लांट को लगा दिया गया। इस मामले में जमीन मालिक कई बार कलेक्टर से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन किसानों को न तो जमीन वापस दी गई और न ही कोई मुआवजा कंपनी द्वारा दिया गया। जमीन मालिकों का कहना है कि 4 साल पहले उनके जमीनों पर सोलर कंपनी द्वारा प्लांट लगाया गया था। तब कंपनी के अधिकारियों ने शिवपुरी के सत्येंद्र सिंह सेंगर को जमीन खरीदने की जिम्मेदारी दी थी। तब से ही कंपनी के अधिकारी और सत्येंद्र सिंह सेंगर द्वारा जमीन मालिकों को मुआवजा राशि देने में परेशान किया जा रहा है। वहीं इस मामले पर सोलर प्लांट के मैनेजर का कहना है कि कंपनी ने सत्येंद्र सिंह सेंगर से जमीन खरीदने का सौदा तय किया था और कंपनी द्वारा सत्येंद्र सिंह सेंगर को राशि दे दी गई थी। अभी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले पर जानकारी जुटा रहे हैं और जल्द ही जमीन मालिकों को मुआवजा का राशि भुगतान किया जाएगा।
ये बिजली विभाग का प्लांट पूरी तरह से अवैध है। ये किसान आदिवासियों की ज़मीन पे कब्जा करके गरीबों की ज़मीन हड़प के उस पर लगाया गया है। इसकी शिकायत कभी की थी कलेक्टर वगैरह से? कलेक्टर साहब को भी की इसकी शिकायत, एसडीएम के यहाँ भी दिया हुआ है आवेदन, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कई किसान बेचारे गरीब भटक रहे हैं और ये कंपनी पे आते हैं तो कंपनी वाले को सुनते नहीं है। अभी कंपनी वालों से क्या बात हुई आपकी? कंपनी वाले बस आश्वासन देते हैं। नहीं, किस तरीके से अवैध है? इस तरह अवैध है कि पूरी रजिस्ट्री का पैसा नहीं मिला किसानों को। नहीं, आपका पैसा नहीं मिला? हाँ, किसानों मुझे पैसा नहीं मिला अभी तक। नहीं तो इनने ही रजिस्ट्री कराई थी आप? हाँ जी। रजिस्ट्री नहीं, रजिस्ट्री नहीं कराई, रजिस्ट्री कराई नहीं, रजिस्ट्री तो करवाई नहीं है। प्लेटें लगा ली, अवैध रूप से रजिस्ट्री कराई नहीं। तो आपकी अवैध रूप से ये जमीन आपकी इसमें ही है? हाँ, हमारी इसी में प्लेटें लगी। कंपनी वाले बोलते बस हम कराएंगे, कोई बात चल रही, बोले सेंगर साहब से। एक्चुअली मुआवजा राजी का ऐसा है कि इसके अंदर जो पूरा पेमेंट है ना, हमने 2019 में ज़मीनें खरीदी थी कंपनी ने, तो इसमें एक एग्रीगेटर थे, वो सेंगर साहब थे। अपना सेंगर साहब को उसका पूरा पैसा दे दिया गया है। ऐसा पूरा नाम क्या था? सत्येंद्र सेंगर साहब आगे हैं जी, शिवपुरी के ही हैं जी जी। तो इनको जो मेरे को कंपनी वालों ने बताया है पूरा पैसा दे दिया गया है और इन्होंने पैसा आगे नहीं पहुंचाया है किसी कारण से। अब वो कंपनी एक बार वेरीफाई करेगी कौन सा पैसा पहुंचा है कौन सा नहीं पहुंचा है, उसके बाद आगे किसानों का मदद करेंगे। कंपनी के अधिकारियों से आपकी बात हुई, क्या बोले? हाँ, कंपनी के अधिकारियों से लगातार बात हो रही है। वो ये बोल रहे हैं जल्द से जल्द, जैसे उन्हें इलेक्शन के बाद बोला था, इसका सॉल्यूशन देंगे, कुछ ना कुछ निराकरण निकालेंगे। तो हम ये चाहते हैं किसान जो भी हैं भाई लोग हमारे। भैया क्या है, मेरी जमीन थी तो मैं सोचता था सिर्फ मेरा मामला है। धीरे धीरे समय इतना निकलता गया, हम लोगों से, इनकी कंपनी लोगों से हमारी चर्चा हुई। जब हम आने लगे तो धीरे 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोग ऐसे इकट्ठे हुए जिनकी कोई की आधी बीघा, कोई की 1 बीघा, मैं भी उनमें से ही एक हूँ। इन्होंने आश्वासन दिया था हमको कि हम देख रहे हैं। वो देते देते आज 2 साल हो गए। 2 साल में कंपनी की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं की गई। जहाँ पे कोई कंपनी का सीनियर आदमी मिलता नहीं है, ये फोन पे किसी से बात करा देते हैं। मैं तो सिर्फ ईमानदारी से बताऊं, मेरी फोन पे ही बात चल रही थी। मेरा आना आज पहली मतलब दूसरी बार हुआ है, लेकिन ये मेरे साथ के हैं। इन्होंने भी ये पिछले 2 साल से ये बब्बा जो हैं चक्कर लगा रहे हैं। इनको गेट के अंदर तक मध्य प्रदेश के महिला बाल विकास विभाग के तहत कार्यरत प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी कार्यकर्ताओं ने सरकार से अपनी कुछ मांगों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की जिलाध्यक्ष साधना पाठक ने बताया कि सरकार द्वारा चलाया गया संपर्क ऐप के द्वारा हमको कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क समस्या होने की वजह से हमारी उपस्थिति दर्शा दी जाती है। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि संपर्क ऐप को जल्द बंद किया जाए। वहीं आंगनबाड़ी मिनी कार्यकर्ता नीलम शर्मा का कहना है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के हर विभाग और एजेंसी के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मिनी कार्यकर्ता का उपयोग किया जाता है, लेकिन हमारे बच्चों को शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। उनकी मांग है कि हमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की तरह फुल कार्यकर्ता बनाया जाए और हमें भी सहायता दी जाए। उन्होंने बताया कि और भी कई मांगे हैं जिन्हें लेकर हम 1 दिवसीय हड़ताल पर बैठे हैं। तो हमारी बहुत है, लेकिन मुख्य समस्या ये है कि हम लोग संपर्क ऐप में काम नहीं कर सकते। जो लोकेशन वाला ऐप चालू कर दिया है गवर्नमेंट ने हमें, क्योंकि हम लोग मानदेय कर्मचारी हैं, शासकीय नहीं है। यदि हमें सरकारी कर्मचारी सरकार मानती है तो हम काम करने को तैयार होते हैं। और पहले से ही एक पोषण ट्रैकर ऐप चल रहा है केंद्र सरकार का, हम उसमें सारा काम करते हैं। तो फिर ये ऐप चालू करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, जिसमें कि लोकेशन आती है और लोकेशन इस तरह की आती है कि नेटवर्क नहीं आता गाँव में, तो वो नेटवर्क की अनुपस्थिति लग जाती है कार्यकर्ता की, सहायता की, उस दिन का मानदेय कट जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि संपर्क ऐप बंद। ये समस्या है कि जैसे हम मिनी कार्यकर्ता बहने हैं जो काम करते हैं, हमारे लिए हेल्पर नहीं है, मतलब सहायिका नहीं है। हम जो भी कुछ काम करने जाते हैं अकेले कर जाते हैं। हम जब तक काम बच्चों को बुलाने जाएँ या गृह भेंट करने जाएँ, कहीं भी जाएँ तो हमको बहुत परेशानी आती है। इसलिए मैं कोई भी अधिकारी हमारे केंद्र पर पहुँचेगा तो कोई भी आके हम उसको नहीं मिलेंगे तो हमारे हाथ में नोटिस आएगा। फिर उसके बाद में हमको अकेला काम करने में बहुत दिक्कत आती है। वजन भी अकेला लेना पड़ता है, बच्चों को खाना नाश्ता भी देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा साफ सफाई भी करनी पड़ती है, मतलब बहुत काम, सारा काम हम लोगों को। ये समस्या है कि जैसे हम मिनी कार्यकर्ता बहने। शिवपुरी जिले के भौंती थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार आरोपी को 24 घंटे के अंदर 315 बोर के कट्टा और भाला के साथ गिरफ्तार कर लिया। पिछोर एसडीओपी प्रशांत शर्मा के नेतृत्व में भौंती थाना पुलिस ने अपनी टीम के साथ गांव में कड़ी पूछताछ के बाद मुरारी लोधी की हत्या के प्रयास में फरार आरोपी विकास पाल को उसके घर उमरी कला से हथियार के साथ गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है।
ये कल थाना भौती में एक फरियादी जिनका नाम मुरारी लोधी है, उन्होंने रिपोर्ट की थी कि सुरेंद्र परिहार और विकास पाल ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है। तो उनकी रिपोर्ट पर से पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया और पुलिस ने लगातार उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए। तो 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने दोनों आरोपी, जिनका नाम विकास पाल और सुरेंद्र परिहार है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर उनमें आपस में विवाद चल रहा था, जिसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सोमवार को जिला कांग्रेस सीहोर के कांग्रेस कार्यालय से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और मंत्री विश्वास सारंग का पुतला दहन कर राज्यपाल के नाम संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजीव गुजराती ने बताया कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता संबंधी बड़ा घोटाला हुआ है, जिससे अस्तित्वहीन नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता और नर्सिंग कॉलेज से संबंधित छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ किए जाने की घटना विस्तृत रूप से उजागर हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है, जिसके लिए मंत्री सारंग सीधे जिम्मेदार हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंत्री विश्वास सारंग आज भी अपने पद पर काबिज है। याचिका में मांग की गई है कि प्रदेश में हुए नर्सिंग कॉलेज घोटाले जैसे कलंक की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उधर छात्र संगठन AIDO ने BSc तृतीय वर्ष के बिगड़े परीक्षा परिणाम का पुनः मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम फिर घोषित करे जाने की मांग को लेकर कुलपति के नाम प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा। छात्र संगठन के कॉलेज इकाई अध्यक्ष देवेंद्र सेन ने बताया कि सभी हाल ही में BA और BSc तृतीय वर्ष की परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था, जिसमें कई सारे छात्रों को सप्लीमेंट्री दे दी गई, जिसमें BSc के कंप्यूटर साइंस के कई छात्रों को फेल किया गया और अन्य छात्रों को फाउंडेशन विषय में फेल किया गया। इसी को लेकर छात्रों ने आंदोलन किया और ज्ञापन देने के समय सैकड़ों की तादाद में छात्र मौजूद रहे। छात्र संगठन AIDSO की कॉलेज इकाई के द्वारा जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, प्राचार्य महोदय के द्वारा। हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जिस दिन से नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उस दिन के बाद जितने भी रिजल्ट घोषित हुए हैं, आप एक एक करके उठाकर देखिए, सभी रिजल्ट्स में धांधली गड़बड़ी हुई है। स्टूडेंट्स को सरकार ने, यूनिवर्सिटी ने ATM मशीन समझ लिया है। उनने तरीका ही निकाल लिया है पैसे कमाने का कि स्टूडेंट को परीक्षा में फेल करो, सप्लीमेंट्री दो और उनसे फॉर्म भरवाने की फीस बढ़ा करके माने उनसे वसूली करो। इसी तरीके का काम अभी 29 तारीख को जो रिजल्ट BSc थर्ड ईयर का आया है उसमें हुआ है। हम लोग क्या देखा कि उसमें एक जैसे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट का सिर्फ कॉपी पेस्ट नंबर है, नाम अकेला बदला है और सीरियल से स्टूडेंट के नंबर एक जैसे हैं। इसमें हम लोगों ने क्या देखा, 0-0 नंबर आए। कई सारे स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस करके आए थे पेपर में, लेकिन हमारे 0 नंबर आ रहे हैं। ये स्थिति पिछले रिजल्ट में भी हुई थी, इस रिजल्ट में भी ये स्थिति यहाँ पर आई है। इसके बाद 2 दिन बाद BA का रिजल्ट आया। मध्य प्रदेश के दतिया में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ चल रही कार्रवाई के दौरान सोमवार को दतिया के खनिज एवं राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई में भासना खुर्द गांव में 1600 ट्रॉली और लमकना गांव में 110 ट्रॉली यानी कुल 1710 ट्रॉली रेत का अवैध भंडारण बरामद किया गया है। यह रेत कुल 6840 घन मीटर बताई गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए है। खनिज विभाग को मौके से 3 ट्रैक्टर ट्रॉली भी मिले हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है और इन्हें राजसात करने की तैयारी चल रही है। जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर सतत रूप से कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में आज दिनांक को लमकना एवं भासना खुर्द पर राजस्व विभाग द्वारा अनुभागीय अधिकारी राजस्व दतिया और मेरे द्वारा एवं तहसीलदार द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है, जिसमें भासना खुर्द में 1600 ट्राली रेत के अवैध भंडारण पाया गया, जिसे जब्त किया गया है। लमकना में 110 ट्राली रेत का अवैध भंडारण जब्त किया गया है। इसकी बाजारू कीमत 1 करोड़ रुपए लगभग होती है और इसे शासन हित में राजसात करके गौण खनिज नियम के तहत शासन के निर्देश पर छिंदवाड़ा जिले में भी पौधारोपण का अभियान
एक पेड़ अपनी मां के नाम की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत स्थानीय लाल मैदान में जिला प्रशासन एवं नगर निगम द्वारा 150 पौधे लगाए गए। अभियान के प्रारंभ में जिला कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया। इसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री सहित अन्य लोगों ने पौधारोपण किया। एक पौधा माँ के नाम, एक ये बहुत ही अच्छा अभियान है और आज मुझे 1 जुलाई को ये इस अभियान का हिस्सा बनने का अवसर मिला। ये सभी नागरिक का कर्तव्य है कि पर्यावरण की तरफ उनका जो पूरा ध्यान रहे और जिस क्षेत्र में वन की अच्छी देखभाल रहे, नए पौधे आने से जो वातावरण स्वच्छ होता है और इसके दूरगामी परिणाम जो स्वास्थ्य पे भी पड़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम इस अभियान के अंदर कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए, यही मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ। आज 1 जुलाई को हम लोगों ने ये लाल ग्राउंड जो डोनेशन कॉलेज का छिंदवाड़ा में, उसमें एक पेड़ अपनी माँ के नाम पे लगाने का कार्यक्रम रखा था, जिसमें मैं खुद हूँ, पुलिस अधीक्षक हैं, सीओ जिला पंचायत हैं, नगर निगम कमिश्नर हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ के वार्ड पार्षद हैं और यहाँ के जो लोकल प्रबुद्ध नागरिक हैं, सभी लोगों ने अपनी माँ के याद में एक पौधा लगाया हुआ है। मैं छिंदवाड़ा जिले शिवपुरी जिले के सिरसौद, बैराड़ और गोपालपुर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बनाते हुए अंतर्राज्यीय सातिर कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने जानकारी मिलने के बाद रात में पल्स फार्म पर बनी पुरानी खंडर बिल्डिंग के पास में घेराबंदी कर कुल 3 बदमाशों को पकड़कर उनसे पूछताछ की तो तीनों ने राजा की मुडेरी गांव में जादौन पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की तैयारी करना बताया। वहीं आरोपियों के अन्य 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। तीनों आरोपियों के कब्जे से 2 315 बोर के लोडेड कट्टा और एक लोहे की नुकीली सब्बल बरामद हुई है। जानकारी के अनुसार इन आरोपियों पर पहले भी लूट, हत्या जैसे कई संगीन अपराध दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक इनपुट दिया गया था, जिसमें सिरसौद क्षेत्र में एक बड़ी डकैती की योजना या कुछ डकैतों के होने की एक इनपुट मिला था। उस पर टीमें बनाई गई थी। उसमें थाना प्रभारी गोपालपुर और थाना प्रभारी सिरसौद, थाना प्रभारी बैराड़ और बैराड़ की टीम को सम्मिलित किया गया था। उस टीम ने जब घेराबंदी की तो पल्स फार्म के पास जो सिरसौद में एक जगह है, वहाँ हमें ये 5 डकैतों की जो सूचना मिली, वहाँ पर पुलिस पहुँची, घेराबंदी की। उसमें 3 मुख्य आरोपी पकड़े गए हैं। इनका गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड है। इन पे जो गज्जू पारधी है जो उसके ऊपर, और इसके अलावा नीतू पारधी है, इनके जब अपराध निकाले गए हैं तो इनके पूरे जो प्रदेश है, उस पूरे प्रदेश के अलावा जो अन्य राज्यों में भी बड़ी बड़ी डकैतियाँ इन लोगों ने की है, वहाँ ये वांटेड भी हैं। इनके रिकॉर्ड और निकलवाए जा रहे हैं, इनके फिंगरप्रिंट का मिलान किया जा रहा है। तो इनकी 3 राज्यों में इनके द्वारा जो घटनाएँ की गई उसकी पुष्टि अभी हुई है। इसके अलावा इनके द्वारा हत्या के विभिन्न पकड़, हत्या के प्रयास के विभिन्न पकड़ अलग अलग थानों में पंजीबद्ध। अभी तक के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए आर्या न्यूज़ के साथ। नमस्कार।